गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्क पावर और एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। शायद आपने मैट्रिकुलेशन या उससे पहले की क्लासों में भी पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। सो इट इज़ ए रेपिटिशन एंड ए फ्यू मोर थिंग्स एडेड टू देम। तो हम थोड़ा मैथमेटिकली इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि हम 10वीं के बाद कैसे पढ़ते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, जो कि प्रिपेयर किया गया है मयूर साहब ने, और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वर्क के बारे में अगर करें तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि किसी बॉडी के ऊपर बल लगाया जाता है तो उसे बल की दिशा में अगर एक निश्चित दूरी तक ले जाते हैं तो कार्य का होना माना जाता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि बल की दिशा में बल लगाया और बल की दिशा में ही अगर मूवमेंट होती है, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। हम कहते हैं कि वर्क, जैसे यहाँ पे एफ फोर्स लगाया, ये बॉडी जो है यहाँ से इतने एस डिस्टेंस पर हो गया, मूव कर गई है, तो हम उसको कहेंगे कि वर्क हुआ है। और वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इंटू एस। एस जो है जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट, स्क्रीन के दो पार्ट्स किए गए हैं। एक स्क्रीन में बॉडी मूव करती है और एक में जोर लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही। सो विच साइड ऑफ द स्क्रीन डू यू थिंक इज द वर्क इज बीइंग डन? लेफ्ट साइड में किया जा रहा है या राइट साइड में? तो आप मानेंगे, क्योंकि हमने वर्क कहा है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो लेफ्ट साइड वाली जो स्क्रीन है वहां पे काम हुआ है, बिकॉज एस डिस्टेंस तक मूव किया है। लेकिन राइट साइड में वो नहीं मूव किया, तो वहां पे डिस्टेंस नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं है। कई बार ऐसा होता है दैट समटाइम्स द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखिए फोर्स लगाया गया, इट इज एट एन सम एंगल। तो अब इस फोर्स के रेजोल्यूशन अगर करें, हमने फोर्स की रेजोल्यूशन की हुई है, तो एफ एक्स जो है वो थीटा के साथ एफ एक्स कॉस थीटा, जो एक्स की डायरेक्शन में। अब ये बॉडी मूव करती है, जैसे हम पुल कर रहे थे, तो पुल करते हुए ये बॉडी मूव कर रही है, तो जो फोर्स एक्चुअल होगा वो एफ एक्स की होगा, एक्स डायरेक्शन वाला, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव किया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट एस है। तो हमने सिंपल डेफिनेशन तो हमारी वही है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली इट इज एफ एक्स इंटू एस, और एफ एक्स है हमारा एफ कॉस थीटा। तो हमारा अगर देखा जाए तो रेजोल्यूशन हम मूव कर लेते हैं एफ को एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं एफ कॉस थीटा में। तो ये जो चीज है, अब इसको अगर रीअरेंज करें तो एफ इंटू एस कॉस थीटा इस तरह से भी कर सकते हैं, कि उसको एस कॉस थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों साइड में। तो अगर हम कहें कि एफ और एस वेक्टर हैं, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम वर्क कहेंगे इज इक्वल टू फोर्स का वेक्टर इंटू एस का वेक्टर, डिस्टेंस का वेक्टर। लेकिन अब वो वेक्टर जो है इन द सेम डायरेक्शन होगा, तभी वो माना जाएगा। दैट मीन्स एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट्स क्या हैं इसके वर्क के? इन एस आई यूनिट्स द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपने याद रखना है कि वो है जूल्स। जो जूल है वो वर्क का यूनिट है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन अर्ग। अर्ग, ये भी आपने याद करा, कई बार ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आपको डेफिनेशन पता है वर्क की, कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 1 जूल किसको कहेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर तक मूव कर लेता है, तो वो हम कहते हैं कि 1 जूल का वर्क हुआ है। 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस तक अगर कवर करता है, 1 मीटर के डिस्टेंस तक घुमा देता है, उस बॉडी को चला देता है, तो उसको हम कहते हैं कि 1 जूल का वर्क हुआ है। एंड सिमिलरली अगर कन्वर्ट करें, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन, जो सीजीएस का यूनिट है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, ये उसके यूनिट्स हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नाउ वर्क हमारे 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। अब पॉजिटिव वर्क कहें किसको कहेंगे?
if a force is applied on an object and the object is displaced in the direction of the force or its component, then work is said to be positive. अगर फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में ही वो फोर्स वर्क भी हो रहा है, दैट मीन्स मूवमेंट भी डिस्प्लेसमेंट भी उसी में ही हो रही है, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। जो हमने सबसे पहला, दैट मीन्स इसका फार्मूला हमारा वही वाला बनेगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, चाहे उसका कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में है और मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अब इसका एक सिंपल रट्टा मारने वाला थंब रूल क्या है, व्हेन थीटा इज एक्यूट, दैट मीन्स थीटा जो हमने देखा था पहले वाले फोटोग्राफ में कि एक्यूट लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव, हेंस वर्क डन इज पॉजिटिव। जब थीटा 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ये आपको याद करने हैं, कई बार एमसीक्यू में या छोटे क्वेश्चनों में भी पूछ लेते हैं कि बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो पुल है, नीचे खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव। Another example is an engine pulling a train is also example of positive work। उसी डायरेक्शन में खींच रही है और उसी डायरेक्शन में ट्रेन भी मूव कर रही है, then it is positive work। Negative work क्या है, if a force is applied on the object and the object is displaced in a direction opposite to the force, then work is said to be negative। किसी वस्तु पर बल लगाया और वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कार्य ऋणात्मक या नेगेटिव कहलाता है। अब इसका सीधा रट्टे मारने वाला फार्मूला क्या है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 होगा। आपकी बॉडी इधर मूव कर रही है और आप फोर्स दूसरी साइड में लगा रहे हैं तो वर्क डन इज नेगेटिव। आपके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि व्हेन ए बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर ए रफ सरफेस, रफ सरफेस पे चल रही है वो, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वो पीछे कर रहा है, बॉडी आगे चल रही है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क काम कर रहा है। या when the body when a vehicle is braking is applied on a moving vehicle, the work then is by the braking force is negative। व्हीकल मूव कर रहा है और ब्रेक उसको पीछे की तरफ खींच रही है, तो ये भी एक नेगेटिव फोर्स है। तो देखेंगे आप कि इस तरह का हमारा काम है। व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड, अब यहाँ पे भी ये बॉडी को लिफ्ट किया गया, नीचे से ऊपर लिफ्ट किया गया है, देन द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, आदमी तो उसको पॉजिटिव ही कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ये ध्यान रखना है। ध्यान से समझिए, व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय पर्सन इज पॉजिटिव, बट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट इज नेगेटिव। नाउ व्हाट इज जीरो, जीरो वर्क डन, व्हेन द फोर्स अप्लाइड और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ आर जीरो। फोर्स, जैसे पहला एग्जांपल बताया था हमने कि फोर्स अप्लाई किया गया वो जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वर्क डन इज जीरो, दैट मीन्स एंगल उनके बीच में 90 डिग्री का है, तो वर्क डन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, when we push hard against a wall and the force we exert on wall does no work because S is equal to, दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार मूव नहीं कर रही, वर्क डन इज जीरो। however in this process our muscles are contracting, हमारी मसल्स बार बार फूल रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, तो इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है, दैट इज वाई वी गेट टायर्ड। आप कहेंगे मैं धक्का तो मार रहा हूँ, काम हो नहीं रहा, लेकिन थक क्यों रहा हूँ, तो उसका एक रीजन बताया गया है कि क्यों हो रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके काम हो रहा है, राइट साइड में वर्क डन नहीं हो रहा है। नाउ देयर इज एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, वेरी टिपिकल एग्जाम्पल, कि कोई कुली जैसे अगर बोझ उठा के प्लेटफॉर्म पे चलता है तो आप उसको जीरो वर्क कहेंगे। वाई? द बिकॉज द मूवमेंट आपकी जो हो रही है वो राइट एंगल पे हो रही है, मूवमेंट राइट एंगल पे हो रही है, और जो आपका फोर्स है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर एफ एक्स उसका निकालेंगे, एफ एक्स जीरो होगा, मूवमेंट उसकी जीरो हो जाएगी, एक चीज जीरो हो जाएगी तो वर्क डन जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई कुली कह रहा है कि फिजिक्स सर मुझे न्याय चाहिए, दुनिया वाले कहते हैं कि मैंने वर्क नहीं किया। यस, ही इज राइट। व्हेन ए पोर्टर कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया,
कि लोड तो ऊपर की तरफ है लेकिन वर्क मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय द पोर्टर या कुली इज जीरो। ये आपको याद रखना है, बहुत किंकी है ये, एक कैची सा सवाल है। एक और एग्जांपल है, अगर एक बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ मूव कर खींचता है उसको, बॉडी को सेंटर की तरफ। ये जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो ये सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क डन जीरो करता है, क्योंकि फोर्स जो है वो अंदर की तरफ खींच रहा है और वो राइट एंगल पे है, तो थीटा उनके बीच में 90 डिग्री है, वर्क डन जीरो होगा। देन सेकेंड इज एनर्जी, वर्क एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क एंड इज मेजर्ड बाय, कैपेसिटी है ये, एंड इट इज मेजर्ड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन वही होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जितना वर्क डन है वो उसके अंदर एनर्जी की तरह स्टोर हो गया या एनर्जी की तरह बाहर निकला। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसे किए गए कार्य की कुल मात्रा से नापा जाता है। अब ऐसा ही यूनिट जो वर्क का है वही वाला जूल होगा, तो एनर्जी भी जूल ही होगी। अब ये टाइप्स कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी काफी तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कई हम बना सकते हैं। सिविल एनर्जी नहीं होती, मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। बट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, अगर मैकेनिकल एनर्जी देखी जाए तो हम दो तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिति की वजह से होती है। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body because of its motion, मोशन के कारण, काइनेटिक, काइनेटिक्स की वजह से अगर गति के कारण उसमें कोई ऊर्जा मौजूद होती है, बनती है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग कार, कार, आप देखते हैं कि कार को अगर हम, चलती हुई कार को सामने आ जाते हैं तो हमें बहुत जोर से धक्का मारता है, दैट मीन्स उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी वही वाली हमारी होगी। अब इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक रिलेशन है, हमें पता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। नाउ यू हमारी एनर्जी जीरो थी स्टार्टिंग की, यू इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2as बनता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्केयर बाई 2s, ये एक बन जाता है हमारा। अब हमारा एक हमने अभी रिलेशन बनाया था W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एंड एफ हमें पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं दोनों से, तो हमारा बन जाता है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। ये आपको रट्टा मारना है कि आपके एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। दोबारा से बताता हूँ ऊपर से कि वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s, इसको यूज करना है। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी ऐड हुई है उसमें, तो एक्सेलरेशन निकालना है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एम ए के बराबर है, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे तो हाफ एम वी स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इज पोजिशन। ऊपर है बॉडी, ऊपर से जो एक कम लोकेशन पे है तो उसके नीचे अगर गिरेगा तो कम उसका फोर्स लगेगा, लेकिन ऊपर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी से गिरेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति के कारण उसके अंदर जो मौजूद है ऊर्जा, उसको पोजीशन के कारण जो भी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक आदमी ऊपर से गिर रहा है, तो वो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी जो होती है, फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्टेड वेट लिफ्ट किया गया, या वाटर स्टोर इन एज रेजरवायर, एकदम से उसको खोल दिया जाए, रेजरवायर टैंक भरा हुआ है, उसका एक ढक्कन खोल दें तो बड़ी जोर से पानी धड़ाक से नीचे गिरेगा। अब ये हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू वेट, अब हम एम जी हमें पता ही है। अगर वर्क डन हमने ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ उसके ग्रेविटेशन के अगेंस्ट करना है थ्रू हाइट h, तो अब हमारा हम फोर्स इंटू डिस्टेंस का फार्मूला है वर्क डन,
तो फोर्स हमारा हो गया mg, जो कि पहले ma होता था लेकिन ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि अब पोजीशन की वजह से है, तो mg के बराबर होगा डिस्टेंस h होगा। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया mgh। काइनेटिक का एनर्जी का था हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ये आपको एक एक नंबर के लिए याद रखने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना वो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जब एक बॉडी की ना क्रिएट की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, अगर बॉडी ऊपर है उसको धक्का मारा तो उसके नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में चेंज होगी या पोटेंशियल काइनेटिक में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि एक बॉडी ऊपर है ए पोजीशन पे और नीचे आना है उसको। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, नीचे mg उसका खींच रहा है और h है, तो दैट मीन सबसे ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। और u इसकी 0 है, तो दैट मीन्स हमारी फ्रीली फॉलिंग ऊपर से नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे लेट x, एक बीच का पॉइंट कोई निकाल लेते हैं c, जो कि a से थोड़ा सा x डिस्टेंस पे है। अब v1 वेलोसिटी एट c, ये मानते हैं कि v1 वेलोसिटी है, v वेलोसिटी एट b जहां पे बिल्कुल नीचे गिर गया, और g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ये अब मान के हम चलते हैं। दोबारा से बताता हूँ, x डिस्टेंस पे एक बीच का पॉइंट ले लिया, h टोटल है, v1 इसी बीच वाले पॉइंट पे, v वेलोसिटी जो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, और g हमें पता ही है। अब a पॉइंट पे देखते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे तो और भी जितनी एनर्जी होती है सबको मिला के होता है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ यही याद करना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ऊपर वाले पॉइंट पे mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh होगी, mgh प्लस 0 mgh। अब सी पॉइंट पे सी बी, सी और बी का डिस्टेंस है h माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, नीचे से क्योंकि रेफरेंस नीचे से लेना है, तो h माइनस एक्स हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1²। अब ये mv1 v कहाँ से आएगा, v1 कहाँ से आएगा? अब हमारे पास रिलेशन है जो कि हम देखते हैं, रिलेशन हमारा v1² इज इक्वल टू 2gx, v इज इक्वल टू v1 है, u इज इक्वल टू 0, वही वाला हम हाफ जो है v² माइनस u²। अब यहाँ u 0 हो गया, a g के बराबर, s x के बराबर, तो v1² इज इक्वल टू 2gx, ये हो गया हमारा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी v1 की वैल्यू डालें तो हाफ m इंटू 2gx, ये 2gx गया तो 2 से 2 कट गया, mgx आ गया। अब इन दोनों को जोड़ें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पहले वाला था mgh माइनस एक्स और mgx, mgx से mgx कट गया तो ये mgh। तो दैट मीन्स वही वाली बात आ गई कि ऊपर भी mgh था, नीचे भी आए तो mgh। अब नीचे वाले पे आए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, सबसे नीचे आ गया खत्म होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। अब वही वाला रिलेशन यूज करें तो v² इज इक्वल टू 2gh। अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी बन गई ये mgh, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 डालें और काइनेटिक एनर्जी mgh डालें, तो ये वही वाला प्रूव हो गया। दस प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, किस किस तरह से, एक स्टीम बनी हुई है स्टीम इंजन में, वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी घुमा रहा है, उससे बिजली पैदा हो रही है। या इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर में कैसे कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल से केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में हो रही है। थर्मल में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में हो रही है, और बाद में दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या चीज है? द पावर इज